संसद के विपक्ष के हल्ला बोल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध लगातार जारी। आज भी हंगामे के आसार। अब मानसून सत्र में ही पेश किए जाने वाले परिसीमन और एफसीआरए बिल पर सियासत हुई तेज। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद। राजधानी लखनऊ में आज डीएनटी समाज से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। घुमंतु विकास बोर्ड पर जताएंगे आभार। मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रांची में छात्रों का 13वें दिन भी आंदोलन लगातार जारी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी उठा सकती है मुद्दा। और आज जेन-ज़ी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। आरएसएस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में बारिश का दौर लगातार जारी है। मानसून सक्रिय है, गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब यही बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत आफत बनती हुई नजर आ रही है। लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, जहां मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि देश भर के 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। आने वाले समय पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। असम, उड़ीसा, गुजरात, ये वो 3 राज्य जहां पर हाल अभी बेहाल है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और आने वाले समय पर शायद मौसम और भी भयावह हो सकता है। उसके लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब बात अगर पहाड़ी इलाकों की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भी लगातार स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसे हालात है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिले ऐसे हैं, अगर उत्तराखंड का जिक्र करते हुए बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और ऐसे कई कुमाऊं मंडल के जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब चेतावनी यह भी दी गई है कि न सिर्फ लैंडस्लाइड, भूस्खलन के मामले सामने आएंगे, बल्कि पर्यटकों से भी अपील की जा रही है जो जहां है वो वहीं रहे। मौसम की अपडेट सबसे पहले ले, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, बादल फटने जैसे हालात बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि वहां भी पहाड़ी इलाके हैं। अब ऐसे में जो वहां के रहवासी हैं उनको निश्चित तौर पर कई बड़ी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। अब मैदानी इलाकों का जिक्र किया जाए तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक अव्यवस्था देखने को मिल रही है, पानी सड़कों पर भरा हुआ है, जल निकासी की कोई भी यहां पर सुविधा नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को यहां पर आपको बता दें परेशानी हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा, देश के 17 राज्य हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मौसम अनुकूल नहीं बना हुआ है। 17 राज्यों से और इजाफा हो सकता है जहां पर बारिश से हाल बेहाल हो सकता है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए किस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। आधे भारत पर बारिश का वार है, कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत देखने को मिल रही है। साथ ही बारिश और फ्लैश फ्लड से हाहाकार की स्थिति है। लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। उफान पर नदियां हैं, जनजीवन प्रभावित है, क्योंकि कई नदियों का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यमुना या फिर गंगा नदी का हम जिक्र किया जाए या फिर पहाड़ी इलाकों में हम अलकनंदा नदी का, मंदाकिनी नदी का जिक्र करें तो वहां पर नदियों का जो जलस्तर है वो चेतावनी रेखा को कभी भी पार कर सकता है। और चेतावनी रेखा अगर पार हो जाती है तो निश्चित तौर पर स्थिति और भयावह होगी। इसी वजह से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो कोशिश की गई है प्राथमिकता के तौर पर वो ये कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। जो निचले स्तर के यहां पर ग्रामीण है या फिर गांव जो कि डूब क्षेत्र मारे जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पहाड़ी राज्य हो, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और जो लोग नहीं गए हैं, अपना सामान लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों को हिदायत दी जा रही है
है कि अगर कोई भी आपात स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस दौरान वो क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। तुरंत प्रशासनिक अमले को कॉल करना है। इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है, टोल फ्री। और इसके साथ ही चौथी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कई राज्यों में अभी भी रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि असम, गुजरात और उड़ीसा में बाढ़ से हालात बेहाल हो रखे हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है और इसके साथ ही लोगों के घर, दुकान, सब कुछ इस बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं। दूसरी तरफ चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर भी प्रशासन पहले से मुस्तैद, और चारधाम यात्रा बीच बीच में स्थगित की जा रही है बारिश की वजह से, क्योंकि जब बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जाते हैं या फिर आप बाकी 3 तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो उस दौरान तीर्थ यात्रियों को पैदल काफी ज्यादा चलना पड़ता है और ऊंची चोटी पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिसलन बहुत ज्यादा हो गई है। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ चुका है। इस वजह से अभी चारधाम यात्रा को स्थगित किया जा रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी जो यहां पर विशेष व्यवस्था की गई थी, उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि प्रचंड और उमस भरी गर्मी में वो यात्रा कर रहे थे। अपने घर से दूर दराज से हरिद्वार, हरि की नगरी जल लेने के लिए जा रहे थे। उसके बाद उनको अपने गंतव्य पर वापस से प्रस्थान करना था, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही थी। लेकिन जो बारिश हो रही है उससे कांवड़ियों के चेहरे खिले हुए हैं और कांवड़ियों का सीधे तौर पर कहना है कि बाबा का आशीर्वाद यहां पर कांवड़ियों को मिल रहा है, ताकि उमस भरी गर्मी और इस मौसम की जो मार देखने को मिल पा रही थी उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। तो लगातार एक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं कि अभी इस वक्त मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि 17 राज्य ऐसे हैं जहां आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है और 17 राज्यों में अभी और ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो कि 17 से ज्यादा राज्य हो जाते हैं। अब मौसम विभाग सीधे तौर पर यह कह रहा है कि लोगों से अगर कोई इस वक्त मॉनसून में घूमने का प्लान बना रहा है तो वो कोशिश करे कि पहले उस जगह की, उस लोकेशन की मौसम को लेकर अपडेट ले। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हाल बेहाल है। लोग खुद यहां पर कह रहे हैं कि जो नाली और गंदा पानी सड़कों पर जमा है वो अब घरों और दुकानों के अंदर एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारी हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बुलंदशहर से नितिन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नितिन, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के तकरीबन 18 से 20 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय पर मौसम अनुकूल तो नहीं रहेगा। अभी जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर क्या हालात हैं और प्रशासनिक अमला कितना मुस्तैद है? में पिछले करीब 1 घंटे से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो आपको कैमरे और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं किस तरीके से अभी लगातार वाहन चल रहे हैं और हाईवे पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके तहत वाहनों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि बारिश के चलते फिलहाल कांवड़ियों की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है। बारिश के चलते कांवड़िए जो जिनको जहां रास्तों में जगह मिलती है उस तरीके से सहूलियत के मुताबिक वो अपना ठहर जाते हैं। लेकिन मैं अपने तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, मेरे दाईं तरफ यहाँ पुलिस पिकेट बाकायदा बनाया गया है कांवड़ियों की सेवा के लिए। शिविर में इस वक्त हम भी मौजूद हैं, जहाँ मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि मेरे साथ आकर वो आपको तस्वीरों में दिखाएं किस तरीके से पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं और सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे साथ आगे बढ़े। उसके अलावा मेरे साथ जो पुलिसकर्मी मौजूद है उनसे बातचीत करके जानते हैं आखिर किस तरीके से वो जो कांवड़ती हैं जो जल लेकर लौट रहे हैं उनको किस तरीके से सहयोग दे रहे हैं और किस तरीके से उनको सुविधाएं दी जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या थोड़ा जोर से बोलना। आप इस वक्त भारत अपडेट पर लाइव हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपको किन व्यवस्थाओं के लिए या किन औपचारिकताओं के लिए यहाँ ड्यूटी पर रखा गया है? एक बार कैमरे में देख के बात करें। बच्चा की ड्यूटी पर रखा गया, उनकी कोई परेशानी ना हो और उनकी व्यवस्था बनाई गई है। तो किस तरीके से आपके द्वारा कांवड़ियों को सहयोग किया जा रहा है? यहाँ पर भाई मतदान के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है और जिसके जलपान चीज की व्यवस्था है, क्योंकि चीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा मतलब यही है कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। बिल्कुल, देखिए यहाँ जिस शिविर में हम मौजूद हैं ये पुलिस का शिविर है। यहाँ पर अन्य पुलिसकर्मी भी हैं, अधिकारी लोग भी हैं और बताना चाहूंगा मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते थे किस तरीके से यहाँ बारिश के चलते अन्य लोग भी रुके हुए हैं। ये एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे और अपने सहयोगियों को कहूंगा कि वो आगे बढ़े, तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से लोग रोड पर बारिश के बीच भी लगातार रोड चल रहा है और बारिश के बीच लगातार अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मेरे साथ मौजूद लोगों से एक बार बातचीत करते, उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है। जी, क्या नाम है आपका?
संजय सिंह नंदगढ़। जी संजय, किस तरीके से कांवड़ यात्रा को देख रहे हैं? बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रशासन की सुविधा है और ऐसी हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो हमारे कामर्थियों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधा, प्रशासन की तो बहुत ही बड़ी सुविधा। जिस तरीके से सरकार के द्वारा कांवड़ियों के लिए प्रशासन को मुस्तैद किया गया है, जो सुविधा दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ऊपर वाले की दुआ से कि ऐसे आते रहे और ये इन्हीं का कारोबार चलते रहे। देखिए, यहाँ साफ तौर पर लोगों का कहना भी यही है कि लगातार वो प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। वहीं मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी शिविर में हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील जी, आप कांवड़ शिविर में इसमें पुलिस की चौकी में रुके हैं, यहाँ किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं? आखिर पुलिस कर्मी कितना सहयोग कांवड़ियों को करते हैं? रास्ता बताने का जन की व्यवस्था और उनके लिए कोई भोले बिछड़े हो टॉयलेट सेट पर उनके मिलवाने की व्यवस्था, कौन कामती कहाँ है, किस टिकट पर खड़ा है। तो जिस तरीके से सरकार ने तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं की हैं और अन्य औपचारिक व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हो और क्या सरकार के लिए कहेंगे? योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह की व्यवस्था योगी बाबा ने इस वक्त की है। निश्चित तौर पर नितिन, देखिए कई कदम यहाँ पर कांवड़ियों को लेकर उठाए गए हैं। मौसम जिस तरह से यहाँ पर अभी बारिशनुमा हो रहा है, उससे कहा जा सकता है कि कांवड़ियों के चेहरे खिले हुए हैं। उमस भरी और प्रचंड गर्मी जो यहाँ पर देखने को हाल फिलहाल में मिल रही थी, उससे बहुत बड़ी राहत है। लेकिन आपसे मौसम की अपडेट एक बार फिर से लेंगे। मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी दी गई है बुलंदशहर के लिए, और बुलंदशहर से सटे हुए जिलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया और प्रशासन मौसम को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी आप साफ तौर पर तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। तकरीबन 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है और अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पे कहीं ना कहीं कांवड़ियों को काफी राहत महसूस हो रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार वो जल लेकर अपने गंतव्यों की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं गर्मी का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त बारिश हो जाने से और मौसम इतना सुहावना हो गया है कि कांवड़ियों के चेहरे बाकायदा खिले हुए हैं और मौसम विभाग के द्वारा आसपास के जिलों में पहले ही बारिश की चेतावनी दे दी गई थी। बता दें, बुलंदशहर समेत हापुड़, गाजियाबाद और जो आसपास अलीगढ़ समेत जो आसपास के जिले हैं, उनमें भी लगातार बारिश होने की खबरें आ रही हैं और सूचना मिल रही है कि आगामी जो मौसम विभाग के द्वारा दावा किया गया है कि आगामी कुछ घंटों तक लगातार बरसात रहने और मौसम सुहावना बने रहने के आसार हैं। ठीक है, सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके चलते प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बहरहाल आपने जानकारी और तस्वीरें साझा की नितिन मोदी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कुशीनगर की, जहां प्रोबेशन विभाग भर्ती में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि एडीएम की जांच रिपोर्ट में भाई भतीजावाद नियमों की अनदेखी की गई है। जिला प्रोबेशन कार्यालय की आउटसोर्सिंग भर्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर भर्ती करने की जांच में पुष्टि हुई है। कोऑर्डिनेटर पद पर 174 आवेदन स्वीकार। आपको बता दें कि कर चयन का भी आरोप यहां पर लगा है। इसके साथ ही महीनों बाद भी दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, भर्ती निरस्त नहीं हुई है। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां कुशीनगर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में हुई आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब मामले की जांच आपको बता दें कि अपर जिला अधिकारी से की गई है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई है। जांच रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी हुई है, भाई भतीजावाद वाली स्थिति देखने को मिल पाई है और मनमाने तरीके से चयन किए जाने की बात भी कही गई है। आरोप फिलहाल यह है कि शासन आदेश के अनुसार एक पद के लिए अधिकतम 5 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू होना था, लेकिन जिला मैनेजर कोऑर्डिनेटर पद के लिए आपको बता दें कि बिना रैंडमाइजेशन के तहत 174 आवेदन स्वीकार कर चयन किया गया। अब जांच अधिकारी ने चयन प्रक्रिया की दोबारा से समीक्षा कराने की संस्तुति दे दी है, जहां रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। है कि जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी जॉब दिलवाई। जी, उस चयन समिति में एक जो चयन समिति के सदस्य रहे हैं, वो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का खुद उन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया है और इसे साफ भ्रष्टाचार परिलक्षित होता है, जिसकी रिपोर्टिंग एडीएम द्वारा की गई है और उसमें स्पष्ट लिखा गया कि हाँ, इसमें पारदर्शिता नहीं रही है और अपनों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। क्योंकि इस मामले का सीडीओ मैडम जांच कर रही हैं और उनपे भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जैसा कि
दोबारा जब ये पुनर्समीक्षा के लिए एक समिति को गठन किया गया है डीएम साहब के द्वारा, तो उसकी जांच सीडीओ मैम ही कर रही हैं। और मेरे भी जो भ्रष्टाचार का मामला है वो भी जांच सीडीओ मैम के पास ही है। और सीडीओ मैम चूंकि इस पूरे चयन समिति की अध्यक्ष रही हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं उन पे विश्वास नहीं है कि मैं उनकी जांच से मैं संतुष्ट हूँ या कुछ इस तरह का प्रभावशाली कुछ न्यायोचित न्याय हो। तो मुझे विश्वास नहीं है सीडीओ मैम के रिपोर्ट पे, और किसी अन्य जिला के बाहर या किसी और अधिकारी द्वारा इसकी जांच की पूरा मामला ये है कि जिला प्रोबेशन कार्यालय के अधीन बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कार्यक्रम हैं। उनके लिए सरकार द्वारा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के जो है कि सहयोग से समय समय पर नियुक्तियां निकलती रहती हैं, मतलब भर्ती आती रहती हैं। उन्हीं सब भर्तियों में जो निवर्तमान जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं श्री ध्रुव चंद्र त्रिपाठी जी द्वारा संगठित रूप से जो है कि भ्रष्टाचार किया गया है। अपने लोगों को उन्होंने नियुक्ति दिया है, वो भी रिटायरमेंट 28/2/2026 को रिटायरमेंट था, उसके एक दिन पहले और रिटायरमेंट तक उन्होंने जो है कि कुल 11 नियुक्तियां जो है कि किया है, जिसमें भाई भतीजावाद किया गया है, अपने सगे संबंधियों का और सजातीय लोगों का जो है कि उन्होंने भर्ती किया है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय को 30/4/2026 को जनता दर्शन में दरखास्त भी दिया था, जिसमें उन्होंने एडीएम साहब को प्रारंभिक जांच सौंपी। जांच में रिपोर्ट भी आ गई 16/6/2026 को, आज 30 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में पुष्टि भी हो गई कि हाँ इसमें भी संगतियां पाई गई हैं, और जो आउटसोर्सिंग चयन नियमावली है, ठीक, उसका भी उल्लंघन किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार जो है कि साबित होता है। इससे महिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकली थी, जिसमें 12 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, और उसी क्रम में अभ्यर्थी रहे अभिषेक यादव और धनंजय यादव के द्वारा भी आवेदन किया गया था, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है। वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, धनंजय यादव और अभिषेक यादव द्वारा ये आरोप लगाया गया है, इस सारी नियुक्तियों में आउटसोर्सिंग और भाई भतीजावाद किया गया है और पैसे लेकर नियुक्तियां की गई हैं। वहीं जब हमारी टीम मुख्य विकास अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने ये बताया कि ये सारा आरोप निराधार है और मन की भड़ास को निकालने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा तरह तरह से जो है परेशान किया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने ये भी बताया कि जो नियुक्तियां हुई थी उसमें उनसे भी जो है पैसे की डिमांड की गई थी, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा इस सारे आरोपों को निराधार बताते हुए और उन्होंने ये बताया कि इस पर अभी जांच चल रही है, अब जांच के बाद से ही क्या रिपोर्ट आएगा उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अभ्यर्थी रहे अभिषेक यादव और धनंजय यादव की बातों में कितनी सत्यता है, अब जांच की रिपोर्ट आने के बाद से ही पता चल पाएगा। कुशीनगर से निखिल कुमार, भारत अपडेट पे। तो देखिए, कुशीनगर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में हुई आउटसोर्सिंग की भर्ती को लेकर अब अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब ये मामला संज्ञान में प्रशासनिक अमले की तरफ से लिया जा रहा है, जहां इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है और इसी को लेकर मामले की जांच अपर जिला अधिकारी से की गई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। अब जांच रिपोर्ट यहां पर सामने रखी जाएगी और उस नियमों की अनदेखी यहां पर की जा रही है, इस तरह के आरोप लगे हैं। साथ ही भाई भतीजावाद का आरोप लगा है कि महज अपने रिश्तेदारों को यहां पर आवेदन दे दिया जाता है और भर्तियां करा दी जाती है। साथ ही मनमानी तरीके से चयन प्रक्रिया किए जाने की बात कही जा रही है। जो इसके वाकई में पात्र यहां पर शख्स है उसकी भर्ती ना होकर बल्कि भाई भतीजावाद किया जा रहा है। हालांकि आरोप तो यह भी लगा है कि शासन आदेश की तरफ से यह बताया जा रहा है कि एक पद के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू होना था, लेकिन जो जिला मैनेजर है या कोऑर्डिनेटर पद के लिए यहां बिना रैंडमाइजेशन के तहत 174 आवेदन स्वीकार कर चयन किया गया। निखिल कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। निखिल, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है? क्योंकि भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और कई अनियमितताएं यहां पर सामने आ चुकी है। अब इस पर अगर संज्ञान भी लिया जाता है तो क्या किसी अधिकारी गण पर गाज गिरती हुई नजर आ पाएगी? कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्तियां आई थी, जिन पे वो जो अभ्यर्थी थे 12 लोगों का चयन किया गया और उसी में अभ्यर्थी रहे धनंजय यादव और
अभिषेक यादव के द्वारा भी जो है आवेदन किया गया था और बकायदा इंटरव्यू भी दिया गया था। इंटरव्यू देने के बाद से वो उस पद से जो है वंचित रह गए और बाकी 12 लोगों की भर्ती कर दी गई। लेकिन जो अभ्यर्थी है, जो शिकायतकर्ता है, इनके द्वारा ये खुले तौर पर ये चैलेंज किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो भर्ती समितियां थी उनके द्वारा जो है भाई भतीजावाद और जो है आउटसोर्सिंग और पैसे लेकर जो है नियुक्तियां की गई हैं। लेकिन इस सारे जो है आरोपों को जो है मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा निराधार और मन की भड़ास को निकालने की बात की जा रही है और जो है वो बता रही है कि जो इसके पात्र थे उनकी नियुक्तियां हुई हैं और ये अपात्र पाए हैं। इन्होंने जो अभ्यर्थी थे धनंजय यादव और अभिषेक यादव के द्वारा जो जिलाधिकारी को एक लिखित ज्ञापन दिया गया और लिखित ज्ञापन के बाद से जो जिलाधिकारी ने एक पंच जो है सदस्यीय टीम को गठन किया और इसकी जांच के निर्देश दिए, जिसमें न्यायिक अपर न्यायिक के द्वारा जो भी जो है ये खुले तौर पर जो है जो आदेश। पूरे मामले को लेकर अभी शासन आदेश की तरफ से तो ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि एक पद के लिए अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मतलब 5 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना था, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर जिला मैनेजर और कोऑर्डिनेटर पद के लिए रेडमाइजेशन के तहत 174 आवेदन स्वीकार कर लिए गए। अगर शिकायतकर्ता आपके साथ है तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए और उस पूरे मामले को समझाने का प्रयास कीजिएगा। जी, हमारे साथ अधिक बातचीत के लिए जो है जो शिकायतकर्ता है धनंजय यादव जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे ही जानेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या जो है समस्याएं क्या हो रही कि जो इस पद से जो है वंचित रह गए। जी, आप जो है आवेदन किए थे और आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, आपको उस पद से वंचित कर दिया गया। क्या मामला रहा पूरा जो है आप इस पद से वंचित रहे? मामला ये रहा कि इसमें अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी मैं भी रहा हूँ एक असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए, जिसपे मुझे फोन करके बुलाया गया अपने दफ्तर में उस कर्मचारी के द्वारा, उस विभाग के महिला कल्याण विभाग के एक कर्मचारी द्वारा मुझे बुलाया गया और डीपीओ ध्रुव चंद त्रिपाठी के द्वारा मुझसे पैसे की डिमांड की गई, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं नहीं दे पाया। जिसके लिए मैंने ज्ञापन दिया कि मेरे साथ ये अन्याय किया गया है और मेरी भर्ती नहीं की गई है पैसे न देने की वजह से, जिसपे जांच आदेश दिए डीएम साहब की एक जांच बनाई जाए, जो एडीएम साहब को बनाया गया। एडीएम साहब ने अपने स्पष्ट रिपोर्ट में ये लिख रखा है कि इसमें अभाव परिलक्षित होता है। जिस तरह की सूचना और कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए उस तरह का कड़ाई का अनुपालन नहीं हुआ है। जिसके बाद ये जांच फिर सीडीओ मैम को दी गई है और सीडीओ मैम ही इस चयन समिति की अध्यक्ष रही है और सदस्य भी रहे हैं उसमें, जिसका मुझे भरोसा नहीं है और हम दोनों अभ्यर्थियों को उनके जांच पे कोई भरोसा नहीं है। मैंने साक्ष्य भी दिया है कि मुझे बुलाया गया, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी दी है सीडीओ मैम को, डीएम साहब को मैंने कॉल डिटेल भी दिया है, अपने सबूत भी दिया गया है कि मुझे बुलाया गया। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा निकाल दिया जाए, डेट और स्पेसिफिक टाइम बता दे रहा हूँ कि इस टाइम पे मुझे अपने ऑफिस में बुलाया गया है, मुझे फोन करके बुलाया गया, मैंने रिकॉर्डिंग भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। और उस चयन प्रक्रिया तो एक दिन में पूरी कर ली जाती है, जिस दिन डीपीओ ध्रुव चंद त्रिपाठी रिटायर होते हैं 28 फरवरी को, उसी दिन कर ली जाती है चयन प्रक्रिया। लेकिन जांच में आज 90 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई जांच का रिपोर्ट इस तरह का नहीं आया जिससे ये मालूम हो जाए कि हाँ इसमें भर्ती पूरी तरीके से भ्रष्टाचार युक्त की गई है और अपनों को बचाने के लिए ये सारी भर्ती की गई है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि एक समिति के सदस्य कृष्ण उपाध्याय रहे हुए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरा आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब सीधा आपको राजधानी